Hello students, chapter magnetic effect of current, lecture number 7 for class 11th। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग ऐसा कोई एग्ज़ाम आपको नहीं मिलेगा जिसमें साइक्लोट्रॉन के ऊपर कोई क्वेश्चन ना आया हो, और ज़्यादातर में तो ये साइक्लोट्रॉन ही 5 मार्क्स में आ जाता है। तो सभी बच्चों को बहुत कंसंट्रेशन से इसको पढ़ना है। पढ़ने के वो वीडियो वॉच करने के बाद इसको रीड आउट करना है, उसके बाद फिर नोटबुक में इसको नोट करना है। तो पहले केवल और केवल आप वीडियो को पॉज करके डायग्राम अपना नोटबुक में बना लें, या एज इट इज़ आपकी बुक में भी मिल जाएगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, इनकी जो ओरिएंटेशन है, पोजीशन जिस तरह से मैंने बना रखी है ऐसे ही शो करनी है। क्यों करनी है वो अभी आपके क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं टॉपिक। आपको कंसंट्रेशन से देखना है, बाकी सब कुछ आपके पास जो बुक है उसमें अवेलेबल है। पहले आपको समझना है, उसके बाद नोट करना है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसको चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, ड्यूट्रॉन्स एटसेट्रा आर accelerated to a very high energy। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है जिसको अल्फा, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करने के लिए यूज किया जाता है। दिस डिवाइस इज इन्वेंटेड बाय E.O. लॉरेंस एंड M.S. लिविंगस्टोन इन 1934। ये बहुत ज़रूरी है, इनके नाम आपको याद होने और ये डेट आपको याद होनी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आपको करना होता है इसका प्रिंसिपल। ये साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो प्रिंसिपल आपको याद तब होगा जब आप देखो प्रिंसिपल फाइनल पेपर में ये जितनी जगह में आ जाएगा, प्रिंसिपल जितनी जगह में आ जाएगा उसकी जगह छोड़ के और पहले डायग्राम बना लेना, ताकि प्रिंसिपल लिखने में आपसे कोई गलती ना हो। क्योंकि कुछ ऐसा अटपटा सा है, उसमें दिक्कतें आपकी हो सकती हैं। रट्टा नहीं मारना, इसलिए पहले डायग्राम बना लें। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद प्रिंसिपल इजीली आप लिख सकते हो। देखिए इस डायग्राम से बिल्कुल साफ हो रहा है। यहाँ पे क्या लगाया मैंने? HF ऑसिलेटर, यानी यहाँ पे AC सोर्स का यूज किया है मैंने, और वो है फ्यू किलो वोल्ट। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि मॉडरेट ऑसिलेटर है। ठीक है, मॉडरेट मीडियम है, ना ज़्यादा तो ना कम। फ्यू किलो वोल्ट यहाँ पे हम इसके अक्रॉस AC अप्लाई करते हैं। वो अप्लाई करने के बाद इस D, ये जो आपकी ये सर्कुलर जिस पे मैंने D1 D2 लिखा है, क्यों है ये बताएंगे। इनके अंदर इस पार्टिकल को क्या करना होता है? एक्सेलरेट। तो प्रिंसिपल क्या हुआ? इस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से बार बार पास करवा के। अब देखिए उसका पाथ सर्कुलर हो। कब होगा? जब इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे, नहीं तो पाथ सर्कुलर नहीं होगा। बस यही इसका प्रिंसिपल है। तो अपनी वर्डिंग में आप इसको अच्छे से लिख सकते हो। दिस डिवाइस इज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट ए चार्ज पार्टिकल कैन बी एक्सेलरेटेड बाय ए वेरी हाई एनर्जी by making it pass through again and again through a moderate electric field in the presence of a magnetic field perpendicular to the circular motion of the accelerating charge particle।
समझ में आया? ये एक ऐसी डिवाइस है जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, एक चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी से एक्सेलरेट किया जाता है, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करवा के इन द परचेंस हो, वहां पे परचेंस होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होना चाहिए, जो आपका एक्सेलरेट यानी जिस पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है उसका जो रोटेशन रहेगा, उसका जो सर्कुलर मोशन रहेगा, उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड की परचेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की परचेंस कैसे होनी चाहिए, डी है, ये इस तरह से रखी हुई है और इसके ऊपर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है ऐसे और सर्कुलर मोशन हुआ ऐसे। तो इस तरह के मोशन के लिए ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए मैंने इन डी को ऐसे रखा है ताकि लगे कि ये कैसे रखी हुई है, इस पोजीशन में आपकी प्लेन ऑफ पेपर पे आपकी रखी हुई है। ठीक है, अगर आप ऐसे रख दोगे तो इसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इवन पता नहीं कोई नंबर भी दे या ना दे। और अगर मैं बात करूं किसकी, एनसीईआरटी की बुक की, तो उसमें जो डायग्राम है वो भी अच्छा है डायग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो मैंने करवाया है केवल यही करोगे। जो मेन है अच्छे तरीके से मतलब केवल उसमें ये दिखा रखा है कि लॉजिक क्या यूज हो रहा है, बाकी उसमें कुछ भी अलग से चीज दिखाने की जरूरत है नहीं। ऐसे करके और इसमें एक चैम्बर में क्या रख देंगे, डी ऐसे करके छोटी छोटी, और उनका क्या दिखा देंगे, ऐसे सर्कुलर पाथ दिखा देंगे। यहाँ पे क्या लगा के दिखा देंगे, एचएफ ऑसिलेटर दिखा देंगे ना, एचएफ ऑसिलेटर दिखा देंगे। और यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड दिखा दोगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और यहाँ से आप एंट्री दिखा दोगे और कहीं ना कहीं क्या लगा दोगे, टारगेट। और ये जो बाहर का बॉक्स होता है ये आपकी एक चैम्बर होती है जिससे वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और वो वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इस चैम्बर के अंदर का जो प्रेशर है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻⁶ mm ऑफ Hg किस लिए होता है, ताकि जब चार्ज पार्टिकल को हम एक्सेलरेट करते हैं तो उसका कोलिजन किसी एयर पार्टिकल के साथ ना हो, यानी सराउंडिंग में जो भी पार्टिकल्स हैं उनके साथ उसका कोलिजन ना हो, इसलिए इसको किस में रखा जाता है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखा जाता है। चलिए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम होता है आपका इसके मेन पार्ट्स का नाम बताना। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मेन पार्ट्स, मैग्नेटिक पोल्स, एचएफ ऑसिलेटर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मेटालिक डीज, ये इसके क्या हैं, मेन पार्ट्स हैं। चलिए अब वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करना होता है। तो सबसे पहले आती हैं D1 एंड D2। तो ये आपका हाफ सिलेंड्रिकल मेटालिक चैम्बर हैं जिनकी शेप D के जैसी है, इसलिए इनको नाम D1 और D2 दिया गया है। इनको क्या नाम दिया गया है, D1 एंड D2 दिया गया है। ये जस्ट लाइक आपका जो टिफिन बॉक्स होता है ना, स्टील का टिफिन बॉक्स देखा होगा घर में, चपाती वगैरह रखने के लिए वुडकेस देखा होगा, इस तरह की शेप के होते हैं ये आपकी डिश। ठीक है, और उनको बीच में से ऐसे कट किया जाता है। कट करने के बाद उसके सेंटर पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड पास किया जाता है, ये इसका सेंटर पॉइंट, इसको मैं ओ नाम दे देता हूँ, ये क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए ये मेटालिक चैम्बर होगी, इनकी शेप कैसी होती है, हाफ सिलेंड्रिकल और किस लेटर के जैसी नजर आती है, डी के जैसी, इसलिए इनको नाम D1 एंड D2 दिया गया है। उसके बाद आता है एचएफ ऑसिलेटर। तो ये एक हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसके अक्रॉस अप्लाई किया जाता है, जिसमें जो वोल्टेज है वो 5 किलो वोल्ट्स रहती है। उसके बाद नॉर्थ और साउथ पोल आते हैं, स्ट्रॉन्ग पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं जो परमानेंट इस डी के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेंगे, डी का जो प्लेन रहेगा उसके परपेंडिकुलर रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की बात करें, नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें तो शायद जो मेन पार्ट थे वो सारे आपके हो गए कंस्ट्रक्शन में, बस इतना ही दिखाना होता है। उसके बाद ये टारगेट विंडो, ये यहाँ पे विंडो होती है, यानी विंडो मीन्स आउटलेट होता है, जो पार्टिकल हमें एक्सेलरेट करना था उसकी एक्सेलरेशन या उसकी एनर्जी जितनी हमें चाहिए थी जैसे ही उतनी हो जाती है उसको हम इस विंडो से आउट कर देते हैं, टारगेट पे यूज कर देते हैं। उसके बाद आती है इसकी वर्किंग। बहुत अच्छा
बहुत इजी आपकी ये डिवाइस है। तो वर्किंग देखिए, ए फाइन बीम ऑफ पार्टिकल्स which are we want which particles for which we get with the help of which we get very high energy are injected at the center and near the center of these D's। इन दोनों D's के सेंटर के नजदीक एक फाइन बीम ऑफ पार्टिकल, उन पार्टिकल्स की फाइन बीम यहाँ पे इंजेक्ट की जाती है जिनको एक्सेलरेट करना होता है। तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं कि इसकी पोलैरिटी नेगेटिव, इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो D1 जो है यहाँ पे नेगेटिव पोलैरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसकी वजह से ये इस पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल को अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पे प्रेजेंस है किसकी, किसकी प्रेजेंस है, मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी वजह से ये ऐसे आपका रोटेट करेगा। जैसे ये आपका इस गैप में आता है तो D1 और D2 की पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो अब आपका D2 बन जाता है क्या, नेगेटिव, वो बन जाता है पॉजिटिव। तो उससे ये रिपेल करेगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसमें ये एंटर करेगा। जैसे ये गैप में आता है, गैप के बाद जब नेक्स्ट दोबारा इस डी के अंदर एंटर करता है तो इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर इस गैप में आएगा, इसी टाइम पे इसकी पोलैरिटी फिर चेंज होगी और ये फिर इसमें जाएगा। ऐसे करके ये इस सर्कुलर पाथ को ओबे करता है और फाइनली ऐसे करके इसको हम बाहर निकाल देते हैं। क्लियर है, ये आपका इस तरह से ये डिवाइस आपकी काम करती है। ठीक है, अब देखिए, अगर कोई ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन को ओबे कर रहा है, सर्कुलर पाथ को ओबे कर रहा है, तो वो तो तभी हो सकता है ना जब आपका इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाए, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाए। अगर मैं मान के चलूं कि जो चार्ज पार्टिकल इसमें मैंने रखा है उसका चार्ज क्या है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, वेयर आर वगैरह वेलोसिटी वगैरह ये आपके करवा चुका मैं पहले ही, बता देना है आपको सब सारी चीजें, क्यू क्या है, वी क्या है, बी क्या है, एम वी आर सब कुछ बताना है आपको। यहां से ये हो गया 1, तो मेरे पास आ गया क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाई आर, इस स्क्वेयर से ये वी कैंसिल, आर के लिए सोल्व करना है तो ये आर आ गया एम वी बाई क्यू बी। ठीक है, उसके बाद आएगा टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, क्या आएगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, और डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी की बात करूं तो डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर और वेलोसिटी v, तो r की वैल्यू ऊपर से नीचे रखेंगे तो मैं रख रहा हूं यहाँ पे एम वी अपॉन में b, इस v से ये v कैंसिल, तो टाइम पीरियड ऑफ द साइक्लोट्रॉन क्या आ गया 2 पाई m अपॉन में b, 2 पाई m अपॉन में b। टाइम पीरियड जो कल निकाल चुका था मैं, कल आपको मैं बता चुका हूं, टाइम पीरियड क्या आया 2 पाई m अपॉन में b, टाइम पीरियड आ गया है आपका 2 पाई m अपॉन में b। ठीक है, जो मास ये m है, ये मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल है जिसको हमें एक्सेलरेट करना होता है वो। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द साइक्लोट्रॉन इज इक्वल टू 1/t और विच इज इक्वल टू, एक मिनट यहाँ पे आपका वी भी बचना चाहिए था, क्या बचा, ये देखिए मैंने कहीं ना कहीं आर की वैल्यू जो रखी है उसमें ये क्यू छोड़ दिया है ना, क्यू को छोड़ दिया तो क्यू बी आएगा यहाँ पे, क्यू बी, तो ये आ जाएगा आपका क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम, ये आ गई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ये आपकी क्या होती है, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्यू बी अपॉन में 2 पाई एम। क्लियर, चलिए उसके
उसके बाद इसमें आपको बतानी होती है कि इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है कि जिस टाइम, देखो मास तो बदलेगा नहीं, अगर मास बदलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब हो सकती है, तो मैं लिख रहा हूँ जिस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम, सपोज वेलोसिटी मैक्सिमम v नोट होगी तो mv² इज इक्वल टू क्यू v नोट b। इस v नोट से ये भी कैंसिल, तो मेरे पास आ गया यहाँ से v नोट इज इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन में m। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी है k मैक्स इज इक्वल टू 1/2 m v नोट का स्क्वायर। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ v नोट, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका k मैक्स और वो है क्यू बी आर अपॉन में m इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास आ गई है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। तो साइक्लोट्रॉन की लिमिटेशन क्या है कि आइंस्टीन ने एक मास एनर्जी रिलेशन दी थी, या जिसमें उसने बताया था कि अगर किसी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो सिमिलर टू और कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाए तो उस पार्टिकल का मास इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और वो क्या थी, m इज इक्वल टू m नोट अपॉन 1 माइनस v² अपॉन c² अंडर द रूट। तो इसको अगर मैं ये आपका m नोट है रेस्ट मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, और ये m है आपका वेरिएबल मास या मास व्हेन इट इज मूव विद सम वेलोसिटी। तो इस टाइम पे इसका मास चेंज होने लग जाता है। तो अगर आपकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, उससे चार्ज पार्टिकल की वो सिमिलर टू स्पीड ऑफ लाइट अगर हो जाएगी तो उसका मास चेंज होने लग जाता है, जिससे आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे ये जो एक सीक्वेंस, यहाँ पे एक रेजोनेंस कंडीशन बनी हुई थी कि जिस टाइम पे आपका चार्ज पार्टिकल इस गैप में होगा उसी टाइम पे इसके पोलरिटी इंटरचेंज हो जाएगी। तो वो उसमें कुछ टाइम डिले हो जाएगा, वो इस गैप में आने से पहले पोलरिटी चेंज हो जाएगी, या फिर वो गैप में आ जाएगा उसके बाद पोलरिटी चेंज होगी। इससे आपका चार्ज पार्टिकल प्रॉपर तरीके से एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सेलरेट विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस। इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल को इसकी हेल्प से हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि अगर उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे तो उसका मास कम होने की वजह से वेलोसिटी बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होने के कारण वही है आपका टाइम का जो रिलेशन है पोलरिटी का चेंज होने का और चार्ज पार्टिकल का गैप पे पहुंचने का, उसमें मिसमैचिंग हो जाएगी और वो आपका एक्सेलरेट नहीं हो पाएगा। कई बार पेपर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें किसी चार्ज पार्टिकल को वेरी हाई एनर्जी से एक्सेलरेट करना है तो उसके रेट ऑफ एनर्जी को या एनर्जी को हम और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कोई तरीका बताइए। तो उसका जो तरीका होता है वो होता है बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लीजिए, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड डिक्रीजिंग द alternating electric field we increases the velocity of the charge particle or accelerate with more energy of a charge particle। क्लियर। इसके अलावा इसके यूजेस बहुत इजी है। मेन जो यूज है वो है आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में, बाकी 2-3 यूज और दे रखे हैं, आप उन सभी को पढ़िए। और कोई भी दिक्कत हो आप मेरे से शेयर कीजिए। आज इस वीडियो में जहाँ तक हो गया, यहाँ तक के हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे। तो इसको पढ़ने के बाद आप जितने न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आपसे हो पाए उतने सोल्व करें और मेरे से शेयर करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, लेकिन शेयर करने का जो टाइम है वो आपका 28 मई बिफोर 4 PM रहेगा, क्योंकि उसके बाद फिर मैं जैसे 4 PM तक अगर आ गया तो मैं
उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को वीडियो में डाल पाऊँगा, अदरवाइज फिर मैं मेरे अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल्स को डाल पाऊँगा। तो अच्छा तो ये रहेगा आप करें, आपको जिस तरह की न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है वही मैं वीडियो में डालूँ, क्योंकि सारे तो वीडियो में हो नहीं सकते। इसलिए आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल सोल्व करें, जो कॉमन प्रॉब्लम बच्चों की आ रही है उसको मैं वीडियो में सोल्व करूँगा। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक्स।